नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप। रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर आपके साथ हैं और आज हमारे वीडियो का नया टॉपिक है समास। क्योंकि मैं लगातार हिंदी के पदखंड का वीडियो बना रहा था तो कुछ लोगों के कमेंट आए और कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट भी आई, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया कि सर व्याकरण पे भी कुछ बनाया जाए वीडियो। तो मुझे लगा कि लाइए शुरू करने के लिए सबसे आसान अच्छा तरीका है समास से हम लोग शुरू करते हैं। और आज एक वीडियो मैं समास का लेकर के आपके सामने हूँ और मुझे लगता है कि समास को समझने के लिए और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतर वीडियो ये साबित हो सकता है। तो आइए बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। लेकिन चलने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा और यदि हमारे चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया, अपने इस नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है समास। चूंकि समास का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो बच्चे 9th, 10th, 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनके अलावा अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समास। चाहे आप TET की तैयारी कर रहे हो, CTET की तैयारी कर रहे हो, BTC एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी अगर आप तैयारी के सेक्शन में लगे हुए इंटरमीडिएट के बाद, तो मुझे लगता है कि सबसे इफिशिएंट, सबसे जरूरी और सबसे अनिवार्य टॉपिक ये होता है समास। तो आइए शुरू करते हैं, समास को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये समास है क्या। है क्या समास? समास का सीधा सा मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके यदि कहीं कोई अर्थ निकाल रहे हैं तो उन शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना देना समास कहलाता है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यानी शब्द बिगड़ने नहीं चाहिए। शब्दों में किसी तरह का कोई मात्रा का लोप नहीं होना चाहिए। दोनों शब्द मिल करके समस्त पद बनने तो चाहिए। विभक्ति का लोप हो सकता है बीच में, लेकिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्दों में जहां विकार उत्पन्न हुआ वो संधि हो जाएगी। संधि और समास में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि समास में भी दो शब्द मिलकर के एक पद बनते हैं, संधि में भी दो पद मिलकर एक पद बनते हैं। पद का मतलब होता है शब्द, संस्कृत में पद का अर्थ होता है शब्द। दो शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण समास में भी होता है, दो शब्द मिलकर के एक शब्द का निर्माण संधि में भी होता है। लेकिन संधि और समास में अंतर बस यही कहता है कि समास में दोनों शब्द मिलकर जो नया और सार्थक शब्द बनाते हैं उसमें विकृति उत्पन्न नहीं होती, विभक्तियों का और अन्य शब्दों का, चिन्हों का लोप हो सकता है। जबकि संधि में नए शब्द का जो निर्माण होता है उसमें विकृति आती है। दोनों शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि समास का सीधा सीधा तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया सार्थक शब्द अगर आपके सामने बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समास। उदाहरण के लिए आप देखिए, हमने कहा रसोई के लिए घर। हमने एक घर बनवाया है, हमने कहा रसोई के लिए घर है। भाई इस घर में क्या होता है? रसोई बनती है। तो इसको हम संक्षेप में कह तो सकते हैं ना, रसोई घर। रसोई के लिए घर, रसोई घर। के लिए शब्द को हमने बीच से हटा लिया, हो गया रसोई घर। तो ये क्या है? यह समास है। विकृति उत्पन्न नहीं हुई, रसोई शब्द अपने तरह रहा, घर अपने तरह रहा, लेकिन दोनों मिलके हो गए रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र, शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये समास है। समास का सीधा सा तात्पर्य है कि दो शब्द मिलेंगे, एक शब्द बनेगा, जो एक शब्द बनेगा वह सार्थक होगा, लेकिन उस शब्द में विकृति उत्पन्न नहीं होगी, यानी मात्राओं का या किसी भी तरह का कोई लोप होकर के दोनों शब्द से नया शब्द नहीं बनेगा। जो पुराने शब्द हैं वो शब्द यथावत रहेंगे, बीच की विभक्तियों का या चिन्हों का लोप हो सकेगा। अच्छा, इस समास को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि कुछ निश्चित परिभाषाएं हैं जो हमको जान लेनी जरूरी हैं, क्योंकि ये परिभाषाएं काम करेंगी। जैसे सबसे पहली परिभाषा मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कहूंगा सामासिक शब्द, तो क्या होगा सामासिक शब्द? तो इसकी परिभाषा ये समझेंगे कि समास की जो नियमावली है, तो समास के नियमों के अंतर्गत जो नया शब्द बना वो सामासिक शब्द कहलाएगा। कुछ कुछ जगहों पे इसे समस्त पद नाम से भी संबोधित किया जाता है। सामासिक पद या समस्त पद, यानी समास होने के बाद जो छोटा वाला शब्द बना है उसको या तो हम लोग सामासिक शब्द कहेंगे या फिर समस्त पद कहेंगे। हाँ, जैसे ही ये समस्त पद बनेगा, जो विभक्तियों का चिन्ह होगा बीच का वह लुप्त हो जाएगा। लुप्त होने के बाद नया शब्द आ जाएगा। जैसे राजपुत्र, मैंने बताया ना, राजा का पुत्र, अब का बीच से लोप हो गया, राजपुत्र बन गया।
तो जो राजपुत्र नया शब्द बना है, या रसोई के लिए घर का रसोई घर जो छोटा वाला शब्द बना है, यह छोटा वाला शब्द कहलाएगा समस्त पद। तो आगे जब भी बात होगी समस्त पद की तो आप समझेंगे कि समास होने के बाद जो नया शब्द बना वो समस्त पद है। अगली परिभाषा मैं कहूंगा कि समास का विग्रह करना है। तो विग्रह मतलब समस्त पद को तोड़ करके जो बड़ा वाला अर्थ बना, जैसे मैंने रसोई घर को तोड़ा और बना दिया रसोई के लिए घर, राजपुत्र को तोड़ा और ने बना दिया राजा का पुत्र, यानी जो समस्त पद है इसका उल्टा क्या कहलाएगा? सामासिक विग्रह या समास विग्रह। यदि आपसे कहा जाएगा कि राजपुत्र का समास विग्रह करिए तो समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। रसोई घर का समास विग्रह करिए तो कहा जाएगा रसोई के लिए घर। यानी समास जो विग्रह है उसको मिला के बनता है समस्त पद, और समस्त पद को तोड़ने के बाद बनता है समास का विग्रह। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अक्सर समास समझाने में बार बार आता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? मैंने पद का मतलब बताया शब्द, पद का तात्पर्य होता है शब्द। किसी भी समस्त पद में अगर पहले जो शब्द आया वो कहलाएगा पूर्व पद, और जो बाद में आएगा वो कहलाएगा उत्तर पद। जैसे पहले वाला एग्जांपल फिर उठाते हैं, रसोई घर, तो रसोई पूर्व पद है, घर उत्तर पद है। राजपुत्र, राजा यानी राज शब्द जो आया है वो पूर्व पद है, और पुत्र जो आया वो उत्तर पद है। गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा पूर्व पद, जल उत्तर पद। जो पहले आया वो पूर्व पद और जो बाद में आया वो उत्तर पद। अच्छा, अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद मतलब कुल कितने तरह के समास होते हैं। सबसे पहला हमारा जो समास आता है वो होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा जो हमारा समास आता है वो होता है तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास आता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास। चौथा समास जो आता है उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। पांचवा जो समास आता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास, और छठा हमारा बहुव्रीहि समास। कुल समास की संख्या अपने यहाँ 6 है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये कुल 6 तरह के समास अपने यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इनकी व्याख्या देखते हैं, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास के बारे में कहते हैं जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, और सिर्फ प्रधान ही नहीं होना चाहिए, उसे अव्यय भी होना चाहिए। यानी जो हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें एक शब्द आता है अव्यय। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं होता है, यानी वो टूट करके अलग अलग प्रयोग नहीं होते। तो पहला पद प्रधान होना चाहिए और उसे अव्यय होना चाहिए, तो ऐसे समास को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा समझेंगे। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होगा और वह अव्यय होगा। अब इसके कुछ उदाहरण को समझें, उदाहरणों से हमको अच्छे से समझ में आएगा। वे उदाहरण क्या कहते हैं? जैसे यथामति। यथामति मतलब जितनी बुद्धि हो उतना, मति के अनुसार। तो यथा शब्द अव्यय है और यह प्रधान भी है, जितना मति होगा उतना ही। तो मत यहां प्रधान नहीं है, जितना है उतना, तो जितना शब्द प्रधान है, यथा शब्द प्रधान है। हमने कहा आजीवन, जीवन भर, तो आ शब्द जो है वो अव्यय है, प्रधान है, क्योंकि जीवन भर चलना है। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। ये यथा से मिलके बन गए। अब हमने एक शब्द ले लिया प्रतिदिन। प्रतिदिन, रोज रोज, प्रतिदिन, लगातार। तो ये जो प्रति शब्द है ये भी अव्यय है। तो ऐसे प्रयोग जहां होंगे पहला पद अव्यय होगा और वह प्रधान होगा, ऐसे समास अव्ययी भाव समास कहे जाएंगे। अगला समास हम लोग देखेंगे। अगला समास हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर हम लोग परिभाषा समझेंगे तो तत्पुरुष समास कहता है कि ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और जिसमें विभक्तियों अर्थात कारकों के चिन्ह छुपे हुए हों, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका सीधा सा परिभाषा हमने देखा, उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होगा और विभक्तियों अर्थात कारकों के चिन्ह इसमें छुपे होंगे, ऐसे समास तत्पुरुष समास कहे जाएंगे। अच्छा, तत्पुरुष समास को समझने के लिए सबसे आसान उपाय यह है कि हमारे पास संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो 8 विभक्तियां हैं, हिंदी के हिसाब से देखा तो 7 विभक्तियां हैं।
जिसमें से पहला तो कर्ता है, कार्य करने वाला, इसको छोड़ दीजिए। शेष जो बचे 6, उन 6 के 6 विभक्तियों का पहचान कहीं ना कहीं हमको तत्पुरुष में मिलेगा और इस आधार पे तत्पुरुष को 6 विभक्तियों के अनुसार अलग अलग बांटा गया है। सारे कारकों के चिन्ह इसमें दिखाई देंगे, जितनी विभक्तियां हैं उतने 6 भेद हमारे मिलेंगे। कर्म तत्पुरुष मिलेगा। कर्म तत्पुरुष का मतलब जिसमें कर्म कारक का लोप हो, जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला, को कर्म कारक का चिन्ह है, इसमें आया हुआ है, यह तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष, करण का मतलब होता है से, मन चाहा, मन से चाहा गया, तो से का लोप है यहाँ पे, मन चाहा समस्त पद है, मन से चाहा इसका सामासिक विग्रह है, से शब्द का लोप होकर के मन चाहा शब्द बन गया, करण तत्पुरुष है। मैंने एग्जाम्पल लिया था रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए शब्द क्या है, संप्रदान कारक का चिन्ह है, के लिए का लोप हो रहा है तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष है। देश निकाला, देश से निकाला, क्योंकि अलग होने के अर्थ में से प्रयोग होता है अपादान कारक में, देश से निकाल दिया गया तो क्या हुआ है, निकाला गया है ना, इसलिए उत्तर पद निकालना प्रमुख है इसमें। देश से निकाला गया है, ये गौण है, कहां से निकाला गया है, लेकिन निकाला तो गया है, तो उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है से, यानी अपादान कारक का चिन्ह है, तो यह अपादान तत्पुरुष हो गया। गंगा जल, गंगा का जल, तो का, की, के, ना, नी, ने हम जानते हैं कि ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, तो यहाँ संबंध कारक है और ये संबंध कारक होने की वजह से ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और नगरवास, नगर में निवास करना, निवास कहाँ, नगर में शब्द किसका चिन्ह है, अधिकरण कारक का। तो ये जो कारकों के चिन्ह के आधार पर देखा है तो 6 के 6 भेद हमारे तत्पुरुष के मिलते हैं। हर कारक में तत्पुरुष का चिन्ह छुपा होता है और तत्पुरुष का यह पहचान भी है, उत्तर पद प्रधान है, कारकों के चिन्ह छुपे हुए हैं, ऐसा समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। अच्छा, इसी तत्पुरुष समास में एक छोटा सा विभेद अलग से भी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नञ् तत्पुरुष। नञ् तत्पुरुष मतलब न और इया, नञ् तत्पुरुष, जिसमें पहला पद निषेधात्मक हो वो नञ् तत्पुरुष कहलाएगा, यानी नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने वाला। वही विभक्तियों के चिन्ह होंगे, वही कारकों के चिन्हों का लोप होगा, समस्त पद वही बनेगा, लेकिन अगर पहला पद उसमें कोई ऐसा बन गया जो नकारात्मक अर्थ ले रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, नञ् तत्पुरुष। जैसे असभ्य, असभ्य मतलब सभ्यता से हीन है, न सभ्य है, तो ये क्या हो जाएगा, नञ् तत्पुरुष। तो अ शब्द का प्रयोग ज्यादातर नञ् तत्पुरुष बनाने के उपयोग में आता है। तो ऐसे समस्त पद जिसमें नकारात्मक अर्थ निकलता हो लेकिन विभक्तियों का चिन्ह लोप होता हो, वहां पे नञ् तत्पुरुष माना जाता है। अगला देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब, कर्मधारय समास की परिभाषा कहती है कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होगा और दोनों पदों में विशेषण विशेष से संबंध होगा, यानी एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण मतलब जो विशेषता बतावे, यानी अगर विशेषण विशेष से संबंध है और उत्तर पद प्रधान है तो ऐसी स्थिति में कर्मधारय समास होगा। अब आइए इसको थोड़ा कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। मैंने बताया कि विशेषण और विशेष्य पद और उत्तर पद प्रधान यानी बाद वाला पद प्रधान, विशेषण और विशेष्य का संबंध। उदाहरण के साथ अगर हम इसको देखें तो देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्रमा जैसा मुख, मुख की विशेषता कौन बता रहा है, चंद्रमा, कर्मधारय समास हो गया। देहलता, देह कैसी, लता जैसी, लता क्या हो गया, विशेषण हो गया, किसका, देह का, तो विशेषण और विशेष संबंध कर्मधारय समास। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला है, नीला रंग विशेषता है किसकी, कमल की, कमल क्या है, विशेष्य है, नीला क्या है, विशेषण है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध जहां बना वह कर्मधारय समास होता है। तो हम एक बार फिर से समझें कि जहां पे विशेषण और विशेष संबंध है, उत्तर पद प्रधान है, ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। अगले समास पे चलते हैं। कर्मधारय के बाद हमारा समास आएगा द्विगु। द्विगु का मतलब जहां पहला पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाएगा। पहला पद अगर संख्यावाची है तो ऐसा समास क्या कहलाएगा, द्विगु समास। जैसे हमने कहा नवग्रह, अब 9 ग्रहों का समाहार यानी समूह, 9 ग्रह अगर एक साथ इकट्ठे अगर हैं तो ऐसे समूह को बोलेंगे नवग्रह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह यानी धरती आकाश पाताल, तीनों लोकों का समूह क्या कहलाएगा, त्रिलोक कहलाएगा। नवरात्र,
9 रात्रियों का समूह नवरात्र। तो ये क्या है? द्विगु, क्योंकि पहला पद संख्यावाची चल रहा है। अब देखा, इसी में कुछ ऐसे आ जाते हैं जो समास में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि भैया दशानन, तो पहला पद संख्यावाची तो है 10, आनन मतलब मुख होता है, 10 है मुख, तो पहला पद संख्यावाची तो है, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति निर्धारित है इसके लिए वो हो जाएगा रावण, वो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह समूह का बोध नहीं हो रहा है, दशानन एक व्यक्ति को इंगित कर दे रहा है। इसलिए जहां कहीं भी पहला पद संख्यावाची हो लेकिन समस्त पद किसी समूह का निर्धारण करे, किसी समाहार का निर्धारण करे, तो द्विगु समास होगा। यदि समस्त पद जो तैयार हो रहा है वो एक व्यक्ति या एक वस्तु की तरफ अगर इंगित किया तो फिर वो बहुब्रीहि में या कर्मधारय में चला जाएगा, जैसी आवश्यकता होगी। तो इसको आप समझे, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची है और यह समूह का बोध कराएगा। अठन्नी, 8 आनों का समूह अठन्नी। चौमासा, 4 महीनों का समूह, यानी पहला पद संख्यावाची और जो समस्त पद तैयार हुआ वो एक समूह का बोध कराए। अगला समास अगर हम देखेंगे द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब जहां पे और शब्द का लोप हो, यह भी वह भी दोनों मिला दिया जाए, और शब्द अगर बीच में आता है, और शब्द अगर लुप्त करके अगर समस्त पद तैयार हुआ तो वहां द्वंद्व समास होगा। दोनों पद प्रधान हैं, पहला भी दूसरा भी, तभी तो और लग रहा है, यह भी वह भी दोनों अगर है तो वहां द्वंद्व समास होगा। यानी उसका अगर विग्रह करें तो और शब्द निकलेगा बीच से, दोनों शब्द प्रधान हैं, बीच में और है, दोनों मिला के क्या बनता है? द्वंद्व समास बनेगा। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों मिला तो ऐसी स्थिति क्या होगी? द्वंद्व समास। सीताराम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, अन्न जल, अन्न और जल, खरा खोटा, खरा या खोटा। तो ऐसी परिस्थिति जहां पे दोनों पद प्रधान हो, बीच में और या शब्द से अगर जुड़ते हो, तो ऐसा समास क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द का लोप होता है। आगे चलेंगे, अंतिम समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का मतलब मैंने पहले भी बताया कि यहां पे अन्य के बारे में बताया जाता है। समस्त पद हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा करता है जो मौके पे नहीं है। यानी समास का जब विग्रह करेंगे, समस्त पद को जब तोड़ेंगे, तो वह किसी तीसरे की तरफ इंगित करेगा जो सामान्य वस्तु स्थिति सामने है उसके सामने इंगित नहीं करेगा। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, प्रधान एक तीसरा पद होता है जो मौके पे उपलब्ध नहीं है। यानी समस्त पद के अतिरिक्त कोई दूसरा पद होगा जो प्रधान होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब होता है मुख, 10 हैं मुख जिसके, ऐसा वह कौन? रावण। 10 न तो प्रधान है न तो आनन प्रधान है, प्रधान कौन है? रावण। हमने कह दिया नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा वह। अब देखिए, कर्मधारय हो सकता था क्योंकि नीला शब्द विशेषण है। अभी नील कमल था तो कर्मधारय गिन रहे थे, लेकिन नीलकंठ हुआ तो क्या हुआ? कंठ जिसका नीला है, ऐसा वह शंकर जी। ये तीसरे की तरफ निर्धारित हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ये कर्मधारय नहीं होगा। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, कौन? श्री विष्णु जी, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, कौन? कन्हैया, ये क्या हो गया? बहुव्रीहि हो गया। निशाचर, रात में चलने वाला, ऐसा कौन? राक्षस। तो जब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इंगित करें तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बहुव्रीहि समास कहलाती है। तो ये रहा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने समास के बारे में देखा, और मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको देखा है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का आपको प्रयास करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग भी तैयारी इत्यादि कर रहे हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा वीडियो हो सकता है। तो आइए चलते हैं और तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। फिर जल्दी ही मिलते हैं। रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, काश देवरिया। नमस्कार, सत श्री अकाल।